बड़ा सरकार बड़ा दरबार राजा मुसद्दी राज परिवार, जब ये जागर और ये भड़बाताएँ और ये सुन के बड़े हुए तो उन पे ढूंढना शुरू किया कि हाँ, 350 वर्ष पूर्व किसी रशियन ने अभिज्ञान शाकुंतलम को रशियन में कन्वर्ट करके उसके कई मंचन रूस में किए। रशियंस का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शुद्ध मानसिकता थे उस दौर में ये शब्द लिखे हैं कि करुणाश्रम देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार बाबर क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद माधुरी के आज के इस शो में। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, उनको वास्को डी गामा ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। वो एक खोजी पत्रकार भी हैं और यायावर घुमंतु भी। इतने सारी क्वालिटीज़ अगर एक व्यक्ति में है तो सोचिए वो व्यक्तित्व तो कैसा होगा। तो सीधे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मनोज इष्टवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले 90 के दशक से आप जुड़ गए थे फिल्म और मीडिया से, और आज कैसा रहा ये सफ़र, कैसे देखते हैं? यकीन मानिए, सफ़र कोई भी हो तब तक आनंद ही नहीं है जब तक आपने कठिनाइयाँ झेली नहीं हो। मैंने अपनाया कि क्यों ना मैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, लोक धरोहरों और लोक इतिहास में, जैसे हमारे यहाँ जो लोकगीत थे, फोकलोर थे, इनका अर्थ क्या है एक्चुअली है क्या कि हम उत्तराखंडी पहले पढ़ा लिखा समाज तो था नहीं, बिल्कुल कलमबद्ध कुछ नहीं कर पाया, लिखित में कुछ आया नहीं जी। और फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाके हम अपने इतिहास को खंगालें। बड़ा सरकार बड़ा दरबार राजा मुसद्दी राज परिवार, जब ये जागर और ये भड़बाताएँ और ये सुन के बड़े हुए तो उन पे ढूंढना शुरू किया कि हाँ, ये जब जैसे पहले चैत के महीने में औजी समाज के लोग गुणीजन जो डडवार मांगने आते थे, ये दान मांगने आते थे, बेटी का दान मांगने आते थे, उनको बहुत गौर से सुनता था कि ये बोल क्या रहे। और वो तब हमारी पीढ़ियों का जो बखान करते थे, मैंने कहा हद है, मैं अपने परदादा का ढंग से नाम नहीं जानता और ये हमारी 8-8 पीढ़ियाँ मुँह जबान याद रखते हैं और ये बिल्कुल अभी तक हम पढ़े लिखे अपने को बताते हैं और ये पढ़ा लिखा समाज भी नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। बस ऐसे ही बढ़ता गया। मैंने कहा एक खोजी पत्रकारिता के रूप में एक भूमिका निभाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ अगर मुझे अच्छे अच्छे मंचों पर जो पुरस्कार मिला है तो वो देन शायद समाज की भी है। समाज की इसलिए है कि सोशल मीडिया ने मुझे अपने हिसाब से बकअप किया, मेरी पीठ थपथपाई और मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ाता रहा और आज जहाँ खड़ा हूँ तो इसीलिए आज मैं माधुरी डबराल जी के साथ उनके स्टूडियो में, उनके पॉडकास्ट में शामिल हो रखा हूँ जी। जैसा कि मैंने और आपने से मुझे ज्ञात भी हुआ कि आप 90 के दशक से जो है वो उत्तराखंड के फिल्म और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और प्रांतों का जो है वो मीडिया हो गया काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में अभी वो चीज़ नज़र नहीं आती है। तो कहाँ कमी रह गई हमारे एफर्ट्स में, थोड़ा सा अगर आप इस पर बताएं। जगवाल का मतलब होता है कि इंतजार करो। जगवाल से शुरुआत हुई है हमारे फिल्म मीडिया की, गढ़वाली मूवी। हाँ, गढ़वाली मूवी के पितामह पारेश्वर गौड़ हुए। तो जब जगवाल बनी थी 1984 में, उसके बाद एकदम विराम में आ गया। बहुत बड़ा पैच आया, किसी को पता ही नहीं था कि क्या फिल्म कैसे बनती है, कैसे बनेगी, क्या करेगी। उसके बाद चक्रचाल आए, कौथी गाई, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, घर जमें भी आई, घर जमें आई, जिन्होंने अपना नाम कमाया। भले ही वो पैसा नहीं कमा पाए, प्रोड्यूसर पैसा इसलिए नहीं कमा पाए कि पैसा ज़्यादा लगा, लागत ज़्यादा लगी और पहुंच हमारे पास चंद सिनेमा थे, कितना कमा लेते उसको। तो जितने प्रोड्यूसर पैदा हुए वो बेचारे लगा तो दिया पैसा लेकिन दफन हो गए, क्योंकि कर्जे का बोझ चढ़ता गया, कोई साहस नहीं कर पाया। फिर वर्तमान में जो है एक प्लेटफॉर्म दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि भाई हम आपको 10 लाख तक का सब्सिडी देंगे, आप फिल्म बनाओ तो। और अब ऐसी बाढ़ आई है कि इस बाढ़ में न कहानी का पता है, न डायरेक्शन का पता है, बस फिल्म बनाते जाओ क्योंकि पैसा कमाना है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं कई बार मैं किसी फिल्म की समीक्षा करने बैठता हूँ, पहले वो प्रार्थना करते कि सब आए, मनोज इष्टवाल ना आए। अच्छा। क्योंकि मैं आलोचनात्मक समीक्षा करने में विश्वास करता हूँ कि हम
जो दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पे सजा के ये तस्तरी पे। अभी बीच में एक आध गाने ऐसे आए, बिल्कुल यकीनन इतना बुरा लगा। तो ये नहीं आना चाहिए समाज में। मुझे लगता है कि हमारी लोक संस्कृति और लोक सभ्यता इतनी मजबूत थी। देवभूमि इसलिए कह रही है। अब वो देवभूमि में को हम अगर इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लाएंगे तो आने वाले कल में हम अपनी पहचान खो देंगे। कोई भी समाज, अब वो हमारे बल्कि उसमें है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जड़े से, अब तक है मगर बाकी नामो निशान हमारा। इसीलिए यूनान मिस्र रोम ने जब तरक्की की लहरें देखी, उन लहरों में वो इतना खो गया जैसे आज हम खोए हुए हैं, पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप रशियन देख रहे होंगे कि हरे कृष्णा हरे राम जप रहे हैं। तो उन लहरों में हम लोग, कहीं हमारा लोक समाज तितर बितर न हो रहा हो, उसको संभालने की हमें आवश्यकता है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे पत्रकारिता, दोनों ही लोक स्तंभ है। मुझे लगता है कि हमें उन पत्रकारिता को जीवित रखना पड़ेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिसके कारण ये चौथा स्तंभ कह रहा है लोकतंत्र का। और प्रयास सबको करनी चाहिए। आपको भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से प्रयास करने चाहिए कि हम अपनी लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक समाज के लिए काम कर सकें। जी। पलायन आजकल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखो तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सब पलायन का रोना रो रहे हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा कि दिल्ली बॉम्बे वाले ज़्यादा लिख रहे हैं जो पलायन पे वहाँ जो बैठे हुए हैं वहाँ से। तो पलायन एक जो मुद्दा जो आज बन गया है, ये क्या है इसके पीछे? मतलब आपको क्या बेसिक जो रीज़न है वो पलायन का क्या है? देखिए, सतत प्रक्रिया रही है पलायन की हर देश में। हम भी पहले राजस्थान से यहाँ आए, फिर वापस मुड़ रहे हैं मैदानी भूभाग के लिए। सतत प्रक्रिया में क्या ये सिर्फ उत्तराखंड वासियों पे ही लागू होती है? हिमाचल वासियों पे क्यों नहीं होती? हिमाचल के राजनेता कैसे अपने गांव में आज भी स्थिर है? वहाँ के उद्योगपतियों ने गांव क्यों नहीं छोड़ा? हम ही ने क्यों छोड़ा? दरअसल हम नाकाबिल थे। जो हमारा लोक समाज है, हमारे लोक में हमने नौकरी करना सीखा है। ब्रिटिश काल से हो चाहे गोरखा काल में हो, हम नौकर बन के रहे और उसी पे अपनी जीवन दिनचर्या चलाते रहे। हमने अपने पूर्वजों को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने पहाड़ कर खेत बनाए और अपनी जीविकोपार्जन चलाए। उत्तराखंड के परिवेश में देखेंगे 80% हम फौज पर निर्भर थे। फौज से रिटायरमेंट के बाद मेरे पापा ने, दूसरे के पापा ने, तीसरे के पापा ने सिर्फ घर में आके ताश खेलने सीखे और पेंशन पे गुजारा करना सीखा। हमारी माँ बहनें खेतों में खपती रही। जिस माँ बहन ने ये पूरे दिन देखे थे अपनी विपता के, जब उसने घर छोड़ा, उन्होंने 20 बाई 30 की कोठरी में पलना शुरू किया। अपना जो आभा मंडल था वो इसलिए छोड़ दिया, जो स्वच्छ हवा पानी इसलिए छोड़ दिया कि अभाव थे। उत्तराखंड में जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में सड़क बन गई, वहाँ से लोगों ने सड़कना शुरू कर दिया। पलायन यहाँ से बदसूर जारी इसलिए हुआ कि राज्य सरकार ने कभी भी उत्तराखंड के 10 जो पहाड़ी जनपद हैं उन पर फोकस नहीं किया। हमारा जो बजट था उसका 60% उधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों पे लगा। आखिर पलायन हो क्यों ना? हम बेरोजगार कब तक रहे? पलायन के लिए आपके सही बात है कि दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में रोज़ चिंतन होता रहता है। वो चिंतन करते हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ पहले ही क्या कहते हैं पलायन कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि पलायन की रोटी सेकने की जगह हमें शुरू करना चाहिए। हमें खुद कुदाल लेके हाथ में पलायन की परिभाषा को बदलना पड़ेगा और रिवर्स माइग्रेशन तभी जारी होगा। कोरोना काल ने सिखा दिया था कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होना है, लेकिन सरकार की वही नीतियाँ, बैंक के आगे खड़े रहो, भीख मिलती है कि नहीं मिलती वो देखते हैं कि इनके साहब इनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तो आपको तो मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा नहीं। तो वापस मजबूरी है कि रोजी रोटी और पेट पालना है। ये पलायन का यहाँ रोना रहा। और मुझे लगता है कि जब तक एक ठोस नीति पलायन की नहीं बनती, तब तक ये कहना है कि हम रिवर्स माइग्रेशन कर पाएंगे एक बेईमानी होगी। जी, आजकल बहुत दिनों से आप कण्वाश्रम के ऊपर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो कि हमारे जो राजा भरत है उनकी जन्मस्थली भी हम मानते हैं कि कोटद्वार में ही है और कण्वाश्रम में है। तो कण्वाश्रम में मैंने आपके काफ़ी लेख पढ़े हैं, तो कैसे आप कण्वाश्रम की तरफ, क्योंकि काफ़ी अच्छा आप लिख रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि शोध करने के बाद आप लिख रहे हैं, तो क्या आपकी कैसे जिज्ञासा बढ़ी कि आप कण्वाश्रम पे फोकस करें? एक्चुअली कि बद्रीश पोखरियाल हुआ करते थे, जिन्होंने पर्वतीय विकास परिषद करके दिल्ली में वो बनाई हुई थी। तो मैं दूरदर्शन में तब बतौर
अप्रेंटिस के रूप में, कैमरामैन के रूप में काम कर रहा था, तो एक नाटिका मेरे हाथ लगी, जी। शकुंतला नृत्य नाटिका। उसके रेफरेंसेस में भद्रीश पोखरियाल जी, लोगों ने उस दौर में कभी दिल्ली में नाट्यमंचन किया होगा, उस पर उसकी टीम में वो खाड़ू लापता करके थपलियाल जी वगैरह और ये आपके बहुत सारे डंडियाल जी वगैरह, ये बहुत बड़ी टीम थी जो काम करती थी। तो मैंने उसका रेफरेंस पढ़ना शुरू किया, तो उसमें लिखा मैंने कि 350 वर्ष पूर्व किसी रशियन ने अभिज्ञान शाकुंतलम को रशियन में कन्वर्ट करके उसके कई मंचन रूस में किए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बने देश के, वो रशिया गए, और रशिया में जब उनके सामने अभिज्ञान शाकुंतलम पे आधारित शकुंतला को पेश किया गया और उनको मंच से बताया गया कि ये उत्तराखंड के किसी जनपद में है, तो उन्होंने भारत लौटते सबसे पहले जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद जी, उनको ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के किसी जनपद में आप ये पता करो कि कहाँ है। और जब इसकी ढूंढ हुई कि बाबर क्षेत्र में है, तो कहते हैं कि उस दौर में लोहे के गारद बिछाए गए, यहाँ से जो कर्णाश्रम, जहाँ से मालन नदी का से पहाड़ शुरू होता है वहाँ, और कर्णाश्रम को इस्टेब्लिश किया गया। ये इसकी कहानी हुई। मैंने कहा यार क्यों नहीं मैं इस नृत्य नाटिका को लेके कुछ काम करता हूँ। 1991 में मैंने कुछ कलाकारों को लेके, लोक कलाकारों को लेके, दिल्ली के कलाकारों को लेके, यहीं के लोकल कलाकारों को लेके शकुंतला नृत्य नाटिका करके एक नाटक का मंचन किया। कई जगह से चिट्ठियाँ आनी दूरदर्शन के पास शुरू हो गई कि आखिर ये कर्णाश्रम है कहाँ, जिज्ञासा जगी जी। 1991 से लेकर अब तक मैं कर्णाश्रम पे ही खोज कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा। फिर यहाँ के युवा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जुड़े, और एक चेन बनती गई। फिर इनके दौर में, अब जब सोशल मीडिया का दौर आया तो दिखने लगा कि हाँ भाई ये ट्रैक हो रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी, मोहर लगाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कानों तक बात पहुंची। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बोला कि एक बार आप मुझे क्या कहते हैं वर्बली रिसर्च करके बताइए कि उस घाटी में है क्या। कर्णाश्रम तो कई जगह है और कैसे साबित करोगे आप। तो मैंने कहा आप इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करवा के देखिएगा, तब जाके। उस चिट्ठी पर 21, 22, 23 मतलब 30 साल में जाके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौर में ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में ये एक मैप में अपने राज्य के नक्शे में कर्णाश्रम शामिल हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि ये हुआ। हमारा पहला दल बहुत खुशी आज लौट गया है वापस, और सब प्रसन्न हैं कि उन्होंने ये अचीव कर लिया कि वो उस मालन नदी जो गंगा नदी से भी पौराणिक है, जिसके जल की महत्ता गंगा जल जैसी है, उसके उद्गम तक पहुँचे, उसके ऊपर जो टॉप में चंडा पर्वत शिखर तक पहुँचे और सकुशल वापस लौटे हैं। ये सारा एक क्या कहते हैं आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी सुगबुगाहट है। कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं कर्णाश्रम जो है वो हमारे कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन सब लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ जी। इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो दरभंगा बिहार में भी बात करते हैं कि साहब यहाँ भी, वहाँ कर्णाश्रम है और वहाँ भरत जन्मे। पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कर्ण कितने हुए? क्या सिर्फ कर्ण ऋषि एकमात्र ही ऋषि हुए? 8 कर्ण हुए। 8 कर्णों की कौन कौन सी भूमि है, क्या आपको यह जानकारी है? अगर दरभंगा बिहार में कर्णाश्रम है या भरत जना है तो वो हिमालय क्या दरभंगा बिहार में रहा होगा? बिल्कुल। हिमालय की श्रेणियाँ हैं क्या? मालन नदी के मालनी वृक्ष वहाँ हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। उस कर्णाश्रम से हस्तिनापुर की दूरी इतनी है कि आदमी 2.5 दिन में उलट फेर कर सकता है। क्या बिहार से आप हस्तिनापुर 2.5 दिन में पैदल चलकर जी वापसी कर सकते हैं, या जम्मू कश्मीर से? आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपका राज दरबार वहाँ है? क्या पत्थरे की वसी जहाँ विश्वामित्र ने तपस्या करके, जो बिस्तर काटल बोलते हैं विश्वामित्र के क्षेत्र को, जहाँ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः की उत्पत्ति हुई, क्या वो स्थान वो है? सप्तऋषि मंडल की उत्पत्ति यहाँ 7 ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, उसके अभी भी प्रमाण है। मैड़ा गांव जहाँ
मैं एड़ा माँ का निवास स्थल, मेनका का निवास स्थल आज भी वहाँ है। शकुनधार, जहाँ सुख शावकों ने शकुन यहाँ का एक पक्षी है, शटुला बोलते हैं बेसिकली गढ़वाली में। बिल्कुल, हाँ। जो मांस बक्षी हैं उन्होंने शकुंतला को जन्म दे के तो मेनका स्वर्ग चली गई थी, उड़ गई थी। उस मांस पिंड का जहाँ जिस धार में जिस स्थान पे वो हुआ है, आज भी वो धार जहाँ की तहाँ है, आज भी उसी नाम से जाना जाता है। किमसेरा, कणुसेरा जिसको बोला जाता है। करुणाश्रम वो आज भी बोलता है कि वो चौकी घाटा है, हमारा करुणाश्रम ये है। जहाँ गंधर्व विवाह हुआ था दुष्यंत शकुंतला का, वो आज भी गवाही देता है। आपका मरीचि यहाँ भृगु काल में भृगु ऋषि हुए, कश्यप ऋषि कश्याली हुई, इतने कितने नाम दूँ आपको। सारे फलन खेत जो उनका शकुंतला का जिसको बगीचा बोला जाता है फलन खेत, वो आज भी वहाँ है। आप मलनिया देखिएगा जहाँ से मलन नदी का उद्गम है, या भरतपुर देखिए जहाँ भरत पैदा हुए थे। सिंह पानी सुनिए जहाँ शेर के दांत गिने थे भरत ने। कितना एग्जाम्पल दूँ, बहुत सारे। मैं कहता हूँ जो जिन लोगों ने ये बुक्स लिखी हैं, मैं आज की डेट में इसी पे कर रहा हूँ काम, और आने वाले टाइम पे एक बहुत खूबसूरत सी आपको एक किताब मिलेगी जिन पे मेरे प्रश्न भी होंगे, जिन पे जवाब भी होंगे। तो मालन घाटी जहाँ से उद्गम है भाई, जो हेमकूट पर्वत, मैं बता दो कि कौन सा पर्वत है जो सोने की तरह चमकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस समय सबसे पीक है कि महाबगढ़, महाब माने भी सोना होता है, और हेमकूट मतलब वो स्वर्ण शिखर जिसको बोलते हैं जी। तो वो स्वर्ण शिखर आपको जो घास लहलाती हुई इस समय दिखती है, आप उसका दूर से वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि सोना चमक रहा है पूरा। तो जो पहाड़ सोने की तरह लगे वो यहाँ है, आपका शून्य शिखर यहाँ है, जहाँ आज भी भंवरे जाप करते हैं ओम ओम ओम। उसके बाद भी आप प्रश्न उठाते हैं कहाँ करुणाश्रम है। तसे उन रशियंस का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शुद्ध मानसिकता थे उस दौर में ये शब्द लिखे हैं कि करुणाश्रम देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार बाबर क्षेत्र में। तो ये जो ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया है इस कण्वाश्रम जो ट्रैक को, तो कैसे देखते हैं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में कि इससे क्या हमारे जो युवा हैं उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है लोकल में या उत्तराखंड को लेकर, या अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूं तो कैसे देखते हैं इसको? माधुरी जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि ट्रैक ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है। बिल्कुल जी। एक्चुअली ट्रैक ऑफ द ईयर तो हम बोल देंगे ट्रैक ऑफ द ईयर हुआ, लेकिन इसका आशय क्या है? ट्रैक ऑफ द ईयर हमेशा वो घाटी, वो वादी, वो बुग्याल, वो हिमालयी क्षेत्र होता है जो आम आदमी के दृष्टिगत नहीं होता, जिसको लोग जानते नहीं है, कॉमन जो नहीं है, कॉमन नहीं, अनकॉमन सा, मतलब जिसके बारे में पहले पता नहीं था। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पिछले 2016 से लेके आज तक 2023 तक मेरी एक एक स्टोरी ट्रैक ऑफ द ईयर हुई। आप चाहे 2016 की मेरी स्टोरी उठाइएगा, वो जो मैंने द्रोणागिरी पे उठाया था कि यहाँ हनुमान वर्जित है जी, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुई। आपके भराड़सर के इधर देवक्यार होता है, देवक्यार ट्रैक ऑफ द ईयर हुई। आपकी चायसील शिखर एक और सलूताल लिखा था मैंने, वो ट्रैक ऑफ द ईयर हुई। आपकी ये मालन घाटी ट्रैक ऑफ द ईयर हो गई। और इस आधार पे 7 ट्रैक ऑफ द ईयर होने लगातार, मैं व्यक्तिगत तौर पे आत्ममुक्ता नहीं है कि हाँ मैं आत्ममुक्त हूँ, लेकिन ये लगता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। खैट पर्वत देखिएगा, आंशियों का शिखर मैंने सबसे पहले उठाया था, कितने लोग वहाँ पहुँच गए। स्वर्ग की अंतिम सीढ़ी, पहला आर्टिकल मेरा था, उसके बाद कहीं इंडिया टीवी तक वहाँ पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा रज़ा क्या है। तो वो रज़ा ये पैदा करनी पड़ेगी। 22.5 किलोमीटर की इस यात्रा को हमारी पूरी टीम ने, हम 20 सदस्यों की टीम ने बिल्कुल कण्वाश्रम से लेके और ठीक चंडा पर्वत तक, मतलब आपके देखिए कि चौकी घाटा, लाल पुल, सहस्तारा, आमडाली, मक्वा ठाट, ईड़ा गदेरी और खरगडी से लेके ये आपके जो मरण खेत से आगे जो वो पड़ता है अपना ये मथना पड़ता है। मथना के बाद चौंडियाल गढ़ी पड़ती है और उसके बाद मैती काटल के बारे में पता है आपको? ये मातली काटल बोलते थे उसको, जहाँ इंद्र का रथी जी मातली रथ लेके दुष्यंत को जब देवासुर संग्राम के बाद लौट रहा था
वहाँ उसका रथ फंसा था। तो तब दुष्यंत ने पूछा था कि ये कहाँ आ गए हम। बोले ये हम किसी वन के ऊपर से उड़ रहे हैं जिससे रथ फंस रहा है। तो वो जगह है, कभी कैसी रही होगी मैती काटल कि वहाँ रथ रुका था और वहीं से दुष्यंत और रिपुदमन मतलब भरत की भेंट हुई थी और शकुंतला का वो श्राप खत्म हो जाता तो दुर्वासा ने दिया था। मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से गुजारिश करनी है कि जिस घाटी का चावल जहाँ झीरी बासमती पैदा होती थी, जिसका भोग बद्री केदारनाथ में लगता था, पहले चढ़ता था, जिस चौकी घाटा से पूरी टोल चुंगी थी और तिब्बत तक का व्यापार होता था, उस चौकी घाटा से आगे उस पूरी मालन घाटी का जो जिला परिषद का मार्ग था, मैं डीएम हमारे, क्योंकि डीएम इस समय आशीष चौहान जी नामी है और इसके लिए बहुत कर्मठता के साथ काम करते हैं। तो डीएम साहब से भी गुजारिश होगी कि जिला परिषद प्लान में इसको शामिल कीजिए और ये जो आगे तक पूरे चंडा पर्वत शिखर तक पहुँचे, ताकि आने वाले टाइम पे विश्व भर के पर्यटक उभरेंगे। आय की बहुत बड़ी एक स्रोत ये घाटी पैदा होगी। यहाँ आप बंजर में बीज डाल दीजिएगा, उगाते हैं। बिल्कुल। मैं अभी तो हैरत में रह गया कि लाइम जो लाइम घास होती है, लेमन ग्रास इतनी है बहुतायत की मात्रा में, सैकड़ों क्विंटल वैसे मिल जाएगा आपको जी। और जंगल के जंगल हैं पूरे, वहाँ काम हो सकता है। बिल्कुल चंडा शिखर के बगल में चरक है जी। चरक ऋषि का आपको पता ही है, चरक संहिता पूरी है, पूरे आयुर्वेद की जननी जो धरती है। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल में ये एक सरसब्ज घाटी होगी, क्योंकि सबसे मैदानी भूभाग से यात्राओं के लिए सबसे नज़दीकी अगर कोई क्षेत्र है ट्रैकिंग का तो मालन घाटी है। मुझे लगता है कि वहाँ जीएमबीएन का बंगला भी सरसब्ज होगा। आने वाले टाइम पे जैसे हमारी जो यहाँ की विधायक है और विधानसभा की वो अध्यक्षा भी हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी, उनके प्रयासों से 80 लाख में एक चक्रवर्ती भरत की मूर्ति वहाँ लगने जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले कल में, आज ये नहीं दिखेगा, 2 साल 5 साल बाद जो रिजल्ट आने वाला है, मालन घाटी वहाँ के गांव फिर से जो पलायन की जद में है, फिर से एक रोज़गार तलाश करेंगे और हम सब के लिए बहुत प्रफुल्लित मन से ये घाटी वही जीरी बासमती पैदा करेगी और हम गाएंगे तय बडेरी सेरा जीरी झमको। ये थे मनोज इष्टवाल जी, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप भी इनका जो ज्ञान है लोक कला को लेके, लोक संस्कृति को लेके, उत्तराखंड के लोक को लेके जो इनके अंदर ज्ञान है वो उससे आप भी लाभान्वित अवश्य हुए होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हम सब की तरफ से आपको कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से आप यहाँ पर आए और आपने हमारा जो ज्ञान वर्धन किया है उसके लिए तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। इस तरह की अगर शख्सियत से आप हमारे माध्यम से आगे भी जुड़े रहेंगे और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।